एसपी का सगा भाई निकला गैंगस्टर। रक्षा सूत्र बांधने वाले भाई को पहनानी पड़ी हथकड़ी। कहते हैं कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं, लेकिन कई बार कानून को सबसे कठिन परीक्षा तब देनी पड़ती है जब अपराधी कोई अनजान नहीं बल्कि अपना ही खून निकल जाए। ये कहानी एक ऐसे शहर की है जहां एक खतरनाक गैंगस्टर के आतंक से लोग कांपते थे। पुलिस भी मजबूर थी और राजनीति उसकी ढाल बनी हुई थी। लेकिन हालात उस दिन बदल गए जब उसी शहर में एक ईमानदार और तेज तर्रार महिला एसपी की पोस्टिंग हुई। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस गैंगस्टर को खत्म करने का जिम्मा उस एसपी को मिला है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना छोटा भाई है। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या कुछ होता है। शहर का एक गैंगस्टर रतन सरकार पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। शहर में आए दिन लूटपाट, मारपीट, छेड़छाड़, डकैती जैसे वारदात आम बात। गैंगस्टर रतन का हौसला तब बढ़ता है जब उसे राजनीतिक संरक्षण मिलने लगता है। पुलिस के आला अधिकारी भी सब कुछ अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। गैंगस्टर रतन के खिलाफ कार्रवाई करने कोई सख्त आदेश नहीं। थानों के पुलिस अधिकारियों के हाथ भी बंधे हुए। शहर में कानून नाम की कोई चीज नहीं। शहर में आए दिन आपराधिक घटना से जनता परेशान। कानून व्यवस्था से नाराज लोगों का गुस्सा भड़कता है। पुलिस के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता है। एसपी ऑफिस का घेराव। मांग उठती है गैंगस्टर रतन को गिरफ्तार करो। फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अब लोगों का गुस्सा सड़क पर आ जाता है। चक्का जाम। घंटे भर तक शहर की यातायात व्यवस्था ठप। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें। पुलिस को सूचना मिलते ही चक्का जाम स्थल पर सैकड़ों पुलिस कर्मियों की तैनाती हो जाती है। लोग मांग करने लगते हैं एसपी को यहां बुलाओ। एसपी संजय तिवारी के पास पुलिस अधिकारियों का फोन आता है। साहब, हालात बहुत नाजुक हैं। जनता कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बस एक ही मांग, गैंगस्टर रतन सरकार को गिरफ्तार करो। एसपी की मंत्री से बातचीत होती है। सर, रतन पर कार्रवाई अब जरूरी है। मंत्री के निर्देश, गिरफ्तार करो, पर ध्यान रहे चार्जशीट कमजोर रहे। अब मंत्री का फोन गैंगस्टर रतन को जाता है। तुम्हारी गिरफ्तारी का आदेश जारी हो रहा है, पर चिंता की कोई बात नहीं। मामूली धाराओं के साथ कोर्ट में चालान पेश होगा, तुम्हारी जमानत हो जाएगी। इधर रातों रात गैंगस्टर के अड्डे पर पुलिस की छापामार कार्रवाई होती है। अब रतन पुलिस के कब्जे में है। लोगों का गुस्सा शांत होता है। चक्का जाम समाप्त। शहर में यातायात शुरू। सड़क पर सरपट गाड़ियां दौड़ने लगती हैं। लोगों को लगता है धरना, प्रदर्शन और चक्का जाम का असर हुआ। लोगों में खुशी, गैंगस्टर रतन गिरफ्तार हो गया। मीडिया में हेडलाइन बनती है, शहर का नामी गुड्डा पुलिस के हत्थे चढ़ा। दूसरे दिन शहर के चौक चौराहों पर एक ही चर्चा। जनता सड़क पर उतरी तब पुलिस की आंख खुली। लोगों को क्या पता था गैंगस्टर रतन की गिरफ्तारी एक योजना के तहत हुई है। दूसरे दिन पुलिस दल बल के साथ गैंगस्टर रतन को लेकर कोर्ट पहुंचती है। पुलिस चालान पेश करती है। गैंगस्टर का वकील अशोक पैरवी करता है। वकील कोर्ट में अपने मुवक्किल की सफाई देता है। जज साहब, मेरे मुवक्किल को पुलिस परेशान कर रही है। पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि रतन कोई गैंग चलाता है। सरकारी वकील चालान देखकर हैरान। दलीलें कमजोर पड़ती हैं। कोर्ट का एक तरफा आदेश। रतन सरकार को बाइज्जत बरी किया जाता है। गैंग के अन्य बदमाशों की कोर्ट के बाहर नारेबाजी शुरू हो जाती है। रतन भैया जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन हाय हाय। रतन कोर्ट से बाहर आता है, अपने साथियों से मिलता है। इसके बाद रतन सहित सभी बदमाश अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। रात भर जोरदार पार्टी होती है। महंगी से महंगी शराब की बोतलें खुलती हैं। पूरी रात अड्डे में जश्न का माहौल रहता है। दूसरे दिन मंत्री का रतन को फिर फोन आता है। बात होती है, कुछ दिन अभी शांत रहना। लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। करीब 3 महीने तक शहर में कोई आपराधिक घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि अब शहर में माहौल शांत हो गया है। शहर में भयमुक्त जैसा माहौल बन गया है। लोगों को भी राहत महसूस होने लगे। रतन कहता है, मंत्री जी, जैसे आपका आदेश। आप तो हमारे माई बाप हैं। आपके संरक्षक के बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे? आप बिल्कुल चिंता ना करें। फोन कॉल कट हो जाता है। मंत्री खुश। गैंगस्टर भी अपने अड्डे पर दुबक जाता है। अब अड्डे पर रोज सिर्फ पार्टी, जश्न का माहौल। बदमाशों में पुलिस का कोई भय नहीं। 3 महीने मुश्किल से बीते भी नहीं थे, शहर के करोड़पति अनूप गोयल की एक इकलौती बेटी संजीवनी का अपहरण हो जाता है। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जाती है। करोड़पति अनूप के घर में भय का माहौल, बेटी की सही सलामत की चिंता। एसपी के पास अनूप का फोन जाता है। एसपी फोन के दूसरी तरफ, सर आप चिंता ना करें,
हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी बेटी सुरक्षित घर पहुंच जाए। करोड़पति अनूप कहता है, साहब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, बस मेरी बेटी मुझे सुरक्षित चाहिए। एसपी का जवाब, आप घबराइए मत, इस घटना से संबंधित कोई भी फोन आता है तो तुरंत मुझसे सीधे बात करें। घटना की खबर अब जंगल में आग की तरह शहर में फैल जाती है। शहर के चौक चौराहों पर फिर एक बार चर्चा का विषय बनता है। शहर में चारों तरफ पुलिस की नाकेबंदी होती है। शहर से गुजरने वाली हर गाड़ियों की जांच शुरू। देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए। पुलिस सिर्फ हवा में लाठी भांज रही है। संजीवनी का पुलिस को कोई सुराग तक नहीं। अब एसपी का मंत्री को फोन जाता है। कॉल उठते ही दूसरी तरफ से मंत्री की आवाज, हाँ एसपी साहब, आज सुबह सुबह कैसे याद किए? एसपी परेशान होते हुए, सर ये क्या हो गया? शहर के गली मोहल्ले में एक ही चर्चा है, कानून व्यवस्था पर फिर सवाल उठ रहे हैं। एसपी की बात सुनकर मंत्री हंसते हुए कहते हैं, अरे एसपी साहब, आप थोड़ी सी बात पर इतना क्यों घबरा जाते हैं? मैं अभी देखता हूँ। इसके बाद फोन कॉल कट। अब मंत्री का गैंगस्टर रतन को कॉल जाता है। मंत्री कहते हैं, अरे रतन, किसकी लड़की को उठा लिए हो? लड़की को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बाकी तुम देख लो क्या करना है। फोन पर रतन, ठीक है मंत्री जी, लड़की को कुछ नहीं होगा। इसके बाद फोन कट। अब गैंगस्टर रतन का अपने साथियों को साफ निर्देश, लड़की को खरौंच तक नहीं आनी चाहिए, उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाए। बेटी को लेकर चिंतित अनूप का फिर एसपी को फोन, सर कोई सूचना मिली क्या? एसपी का जवाब, घटना को लेकर पुलिस बहुत गंभीर है, जांच चल रही है। एसपी फोन पर अनूप से पूछते हैं, किसी का फोन आया तो नहीं? अनूप का जवाब, अब तक तो नहीं आया। इसके बाद ठीक है कहकर एसपी फोन काट देते हैं। इधर करोड़पति के घर में पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल। शहर के पूरे उद्योग घरानों में अपनी बेटियों को लेकर चिंता शुरू। बेटियों को घर से यहाँ वहाँ कहीं जाने पर रोक। घटना को लेकर शहर के इंडस्ट्री एसोसिएशन की बैठक होती है। मुख्यमंत्री से मिलने एक प्रतिनिधि मंडल का गठन होता है। दूसरे दिन बंगले में सीएम से प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होती है। सीएम को शहर की ताज़ा स्थिति से अवगत कराया जाता है। आश्वासन के बाद उद्यमियों का प्रतिनिधि मंडल लौट आता है। इधर शहर में आम लोगों का गुस्सा फिर भड़कने लगता है। शहर में रैलियां निकाली जाती है। अपहरण के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठती है। इसके अलावा एसपी के तबादले की मांग भी जोर शोर से की जाती है। विपक्षी पार्टी विधानसभा में सवाल खड़ा करते हैं। प्रदेश में चरमराती कानून व्यवस्था के विरोध में विधानसभा का बहिष्कार तक किया जाता है। इसके बाद जिले के एसपी का तत्काल प्रभाव से तबादला आदेश जारी होता है। करोड़पति की बेटी का अपहरण का मामला शहर में गरमाया हुआ है। इसी बीच शहर में दिन दहाड़े एक नामी ज्वेलरी शॉप में 50 लाख की डकैती हो जाती है। डकैत दोपहर करीब 2 बजे ज्वेलरी शॉप में धावा बोलते हैं। सबसे पहले वहां के सुरक्षा गार्ड को गोली मार देते हैं, जिससे पूरे शॉप में हड़कंप मच जाता है। ग्राहकों सहित दुकान के कर्मी भी घबरा जाते हैं। पूरे ज्वेलरी शॉप में हवाई फायरिंग होती है। गोलियों की आवाज लोगों के कानों में गूंजने लगती है। लोग दहशत में यहाँ वहां छुपने की कोशिश करते हैं। इस बीच डकैत डायमंड, सोने के गहने सहित नकदी रकम लेकर फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद शहर में लोगों का आंदोलन भड़क उठता है। जिले भर में कानून व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो जाता है। इसके बाद जिले में एक युवा, तेज तर्रार और ईमानदारी एसपी अलका तिवारी की पोस्टिंग होती है। एसपी अलका का नाम पूरे प्रदेश में चर्चित रहता है। एसपी की ज्वाइनिंग से पहले ही जिले भर के पुलिस अधिकारी, कर्मचारी अलर्ट हो जाते हैं। एसपी का नाम सुनते ही गुंडे बदमाश भी हरकत में आ जाते हैं और ठिकाना बदलने की तैयारी करने लगते हैं। इससे पहले एसपी अलका प्रदेश के कई जिलों में सेवाएं दे चुकी होती है। अपने 3 साल के सर्विस काल में एसपी 50 से अधिक गुंडे बदमाशों को मुठभेड़ बताकर मार चुकी होती है। एसपी अलका एनकाउंटर स्पेशलिटी के नाम से विख्यात है, जिससे शहर में एसपी की आम चर्चा होने लगती है। जिले में कार्यभार संभालते ही एसपी अलका सबसे पहले कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों की बैठक लेती है। इस बैठक में जिले के कुख्यात गुंडों को देखते ही गोली मारने का अघोषित आदेश जारी होता है। जिले भर के पुलिस अधिकारी भी सख्ते में आ जाते हैं। साथ ही 24 घंटे के अंदर गैंगस्टर रतन सरकार सहित उसके साथियों की एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश जारी होता है। इसके दूसरे दिन एसपी अलका के ऑफिस पहुंचने से पहले ही उसके टेबल पर गैंगस्टर के 50 साथियों की फाइल तैयार रखी होती है। एसपी सबसे पहले गैंगस्टर रतन सरकार की फाइल उठाती है। एसपी की नजर रतन की फोटो पर टिकती है। उसका दिमाग चकराने लगता है। दरअसल वो फोटो आलोक शर्मा का होता है, जो एसपी का छोटा भाई है। उसे एकाएक विश्वास नहीं होता कि उसका छोटा भाई अपना नाम बदलकर गैंगस्टर बन गया है। अलका एक मिडिल क्लास फैमिली, पिता रमेश तिवारी की बेटी है। गांव में पिता की करीब 5 एकड़ खेती है। माता रोहिणी शर्मा गृहिणी है। बेटा आलोक बचपन से काफी उत्पाती रहता है।
पढ़ने लिखने में उसका कोई ध्यान नहीं रहता। किसी तरह ले देकर वो 10वीं कक्षा तक पढ़ा होता है। बदमाशी उसके फितरत में रहती है। चोरी, मारपीट के कई मामले में वो जेल जा चुका होता है। माता पिता भी अपने बेटे आलोक से तंग थे। रोज रोज के डांट फैकार से बचने आलोक एक दिन बिना बताए घर से भाग जाता है। शहर के बदमाश युवकों को अपने साथ जोड़ता है। इसके बाद आलोक अपना नाम रतन सरकार रख लेता है। पहले शहर में छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम देता है। कुछ दिन बाद रतन शहर का नामी गैंगस्टर बन जाता है। धीरे धीरे शहर का माहौल खराब होने लगता है। चोरी, लूटपाट, लड़कियों के साथ छेड़खानी आम बात हो जाती है। दिन प्रतिदिन गैंगस्टर रतन का हौसला बढ़ते जाता है। उसे राजनीतिक संरक्षण मिलने लगता है। इसी बीच रतन मंत्री के संपर्क में आता है। मंत्री को अब हर महीने एक मोटी रकम पहुंचने लगती है। इसके बाद शहर में गुंडों का आतंक और बढ़ जाता है, जिससे लोगों को गुंडाराज जैसा एहसास होने लगता है। इधर अलका गांव से शहर पढ़ने को चली जाती है। उसका लक्ष्य यूपीएससी पास कर आईपीएस अधिकारी बनना रहता है। माता पिता का सपना कि बेटा तो बदमाश निकल गया, तो बेटी ही बड़ा अधिकारी बन अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करे। अलका पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ यूपीएससी की तैयारी में जुट जाती है। वो बचपन से पढ़ाई में बहुत होशियार थी। स्कूली शिक्षा से कॉलेज तक की पढ़ाई में टॉप नंबर से पास होती है। पढ़ाई में लगन और ईमानदार कोशिश से उसके माता पिता भी काफी खुश होते हैं। इसलिए अलका को यूपीएससी की तैयारी के लिए शहर भेजते हैं। करीब 6 महीने बाद यूपीएससी परीक्षा की तारीख निकट आ जाती है। अलका खूब लगन और दिन रात एक कर परीक्षा की तैयारी करती है, पर पहली बार में उसे सफलता नहीं मिलती। बावजूद वो निराश नहीं होती है और अगली परीक्षा की तैयारी में जुट जाती है। अब अलका ठान लेती है कि इस बार हर हाल में उसे यूपीएससी की परीक्षा में पास होना है। अलका की मेहनत और ईमानदार कोशिश रंग लाती है। यूपीएससी की परीक्षा में देश में 10वें रैंक के साथ पास होती है। अब अलका आईपीएस अधिकारी बन गई है। ट्रेनिंग के बाद प्रदेश के छोटे छोटे जिले में उसकी पोस्टिंग होती है। 3 साल के अंदर अलका की पहचान पूरे प्रदेश में एक तेज तर्रार, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में बन जाती है। इन 3 सालों में एसपी अलका करीब 50 गुड्डे बदमाशों को मुठभेड़ के नाम पर अपनी गोली का शिकार बनाती है। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में अलका एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में पुलिस महकमे में विख्यात हो जाती है। लोगों की मांग पर अब उसकी पोस्टिंग उसी जिले में होती है जहां गैंगस्टर रतन तिवारी का नाम सुनते ही लोग घबराने लगते हैं। एक दिन फिर एसपी अलका पुलिस अधिकारियों की बैठक लेती है। इस बैठक में एक आदेश जारी होता है कि 3 दिन के अंदर गैंगस्टर रतन तिवारी को हर हाल में गिरफ्तार करना है। जिले के हर थाना क्षेत्र में इसके लिए अलग अलग टीम का गठन होता है। जिले के क्राइम ब्रांच को भी इस अभियान से जोड़ा जाता है। साथ ही सूचना तंत्र को मजबूत किया जाता है। एसपी अलका के इस आदेश की जानकारी गैंगस्टर रतन को भी हो जाती है। इसके बाद रतन अपने सभी साथियों को शहर से दूर एक बंद पड़ी फैक्ट्री में बुलवाता है। एसपी के आदेश के बारे में सबको बताता है। रतन की बात सुनकर रतन के गैंग में सभी बदमाश भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। अब जिले से बाहर किसी दूसरे जिले में गैंग संचालित करने की योजना बनती है। उसी रात एसपी अलका को एक गुप्त सूचना मिलती है कि गैंगस्टर रतन सहित उसके सभी साथी शहर से दूर फैक्ट्री में छुपे हैं। एसपी अलका आनंद फानन में उस फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की योजना बनाती है। गैंगस्टर को गिरफ्तार करने गठित टीम के पुलिस अधिकारियों को कंट्रोल रूम में तलब किया जाता है। रात्रि करीब 2 बजे हथियारों से लैस पुलिस का काफिला उस फैक्ट्री में पहुंचता है। चारों ओर से नाकेबंदी कर फैक्ट्री को घेर लिया जाता है। पुलिस अधिकारियों को ये आदेश रहता है कि रतन गैंग के बदमाशों को जान से नहीं मारना है। एसपी अलका खुद इस छापामार टीम को लीड करती है, लेकिन इसकी भनक गैंगस्टर रतन को लग जाती है। वो अपने साथियों से कहता है, एसपी पर कोई गोली नहीं चलाएगा। इसी बीच पुलिस की छापामार टीम फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर सभी बदमाश इधर उधर भागने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। करीब आधे घंटे तक फैक्ट्री में सिर्फ गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। इसके बाद बदमाशों को ऐसा लगता है कि अब बचना मुश्किल है। एसपी अलका जोर से चिल्लाती है, आलोक, तुम चारों तरफ से घिर गए हो, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मारे जाओगे। अपनी बहन की आवाज सुन आलोक उर्फ रतन अपने दोनों हाथ ऊपर कर सरेंडर कर देता है। इसके साथ ही एक एक करके सभी बदमाश एक जगह घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। एसपी के निर्देश पर सभी बदमाशों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है।
एसपी अलका और गैंगस्टर आलोक उर्फ रतन तिवारी जब आमने सामने होते हैं तो रतन अपनी बड़ी बहन का पैर छूते हुए कहता है, दीदी आपको इस जिले में पोस्टिंग नहीं लेनी थी। एसपी कहती है, आलोक आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी करनी का फल तो मिलना ही था। मैंने तुम्हें शुरू में जब मैं एसपी नहीं बनी थी तब कितनी बार समझाया था कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है, पर तुम नहीं माने। रतन की आंखें बहन को देखकर डबडबा जाती हैं। वो कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में अंधा हो गया था, हो सके तो मुझे माफ कर देना दीदी। इसके बाद सभी बदमाशों को पुलिस वैन में बैठाकर जेल दाखिल करवा दिया जाता है। बदमाशों की निशानदेही पर करोड़पति की बेटी को बरामद कर लिया जाता है। साथ ही ज्वेलरी शॉप में डकैती के जेवर और नकदी जब्त कर लिए जाते हैं। एसपी अलका अपने छोटे भाई के हाथों में हथकड़ी पहनाते समय सोचती है, जो भाई हर साल रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधकर मेरी सलामती की कस्में खाता था, उसे आज अपने हाथों से हथकड़ी पहनानी पड़ रही है। एसपी अलका ऊपर की ओर देखती है और भगवान को याद करते हुए कहती है, आपकी लीला भी अपरंपार प्रभु। इस गैंगस्टर आलोक उर्फ रतन की गिरफ्तारी के बाद सुबह अखबारों के पहले पन्ने पर हेडलाइन बनती है, एसपी अलका का भाई निकला गैंगस्टर रतन। लोग अखबार में इस खबर को चटकारे लेकर पढ़ते हैं। पूरे शहर में एक फिर गैंगस्टर रतन की चर्चा आम हो जाती है। अलका जेल में अपने भाई से मिलने जाती है और उसे घर से बनी खीर देती है। वहां उनके बीच कुछ बातें होती हैं। अलका ने भाई को गिरफ्तार तो किया, पर उसके अंदर की बहन अभी मरी नहीं है। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया आलोक, शोहरत, पैसा और ताकत, पर बदले में तुमने क्या खोया ये कभी सोचा है? खो तो मैंने उसी दिन दे दिया था दीदी, जिस दिन मैंने घर की चौखट छोड़ी थी। यहाँ इस अंधेरे में बैठकर अब बस बचपन की वो दिवाली और आपके हाथ की खीर याद आती है। आज वही खीर लाई हूँ, शायद ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। ये वर्दी मुझे एक अपराधी से रिश्ता रखने की इजाज़त नहीं देती। आलोक कहता है, दीदी क्या माँ बाबूजी को कह दोगी कि उनका बेटा मर गया, ताकि वो मेरी माफ़ी का इंतज़ार न करें? अलका बिना पीछे मुड़े भारी कदमों से बाहर निकलते हुए कहती है, वो तो उसी दिन मर गया था आलोक, जब उसने एक बाप की पगड़ी और एक बहन की राखी का मान बाजार में बेच दिया था। अलका जेल की भारी लोहे की दहलीज पार कर बाहर आती हैं। आसमान की ओर देखकर एक लंबी सांस लेती हैं और अपनी आंखों के आंसू पोंछकर फिर से उस शहर की सुरक्षा में जुट जाती हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने भाई की बलि चढ़ा दी। इसके बाद अलका कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने माता पिता से मिलने गांव चली जाती है। गांव पहुंचते ही गांव की बेटी का जोरदार स्वागत होता है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे पुलिस अधिकारी की है जिसे अपने कर्तव्य और अपने रिश्ते के बीच सबसे कठिन फैसला लेना पड़ा। एक बहन ने कानून के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने ही भाई को अपराध के रास्ते से रोकने के लिए उसे गिरफ्तार किया। रिश्ते कितने भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन जब कोई इंसान गलत रास्ता चुन लेता है तो एक दिन उसे अपनी गलतियों की कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। सच्चा कर्तव्य वही है जो रिश्तों से ऊपर उठकर न्याय और समाज की भलाई के लिए निभाया जाए। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल के किसी कोने में जगह बनाई हो, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये सहयोग हमें इसी तरह की नई नई कहानियां लिखने को प्रेरित करता रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।